शेर के असली बेटे का प्यार। एक जंगल होता है। उस जंगल के अंदर बहुत ही भयंकर बारिश हो जाती है। उस बारिश से वहाँ पे नदी में बाढ़ आ जाती है। इतनी भयंकर बाढ़ आने से उस जंगल के बहुत सारे जानवर उस नदी के अंदर बह जाते हैं। वह इतने सारे जानवर बह जाते हैं कि वह नदी जानवरों की लाशों से भर जाती है। वह न जानवरों की लाशें बहती बहती इस जंगल से दूसरे जंगल में चली जाती है। जैसे वह दूसरे जंगल की पुलिया पे जाती है, सब एक जगह जाके इकट्ठी हो जाती है। तभी उस दूसरे जंगल के सारे जानवर वहाँ पे आते हैं। वह देखते हैं, वो बोलते हैं, अरे इतने सारे जानवर कहाँ से मर के आ गए, और ये इतने सारे जानवर इस नदी में कैसे आ गए। अरे ये तो बहुत ही गलत हुआ। इतने सारे जानवरों का मरना ये अच्छी बात नहीं है कि जिस जंगल में मरेंगे उस जंगल की तो आबादी बहुत कम हो गई होगी। पता नहीं क्या हुआ उस जंगल में। तभी सारे जानवर उन मरे हुए जानवरों को उस नदी में से निकाल के बाहर निकाल लेते हैं। तभी सब लोग बोलते हैं, और ये जो इनमें से तो आई थिंक कोई नहीं बचा, बहुत लंबे टाइम से इस पानी में डूबे पड़े थे। अरे 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 क्या करें। तभी भालू बोलता है, अरे अरे देखो देखो, मुझे लग रहा है वो जो शेर का बच्चा है वह सांस ले रहा है। तभी वहाँ पे उस जंगल के राजा शेर आ जाते हैं, शेर खान वहाँ पे आते हैं। वह देखते हैं, और लगता है ये जानवर बहुत लंबे टाइम से इस नदी में डूबे पड़े थे, लगता है इनमें से कोई नहीं बच पाएगा। तभी भालू बोलता है, अरे नहीं नहीं शेर खान जी, हमें लग रहा है, देखो ना वो बच्चा, वो शेर का बच्चा, वो शायद जिंदा है, शायद सांस ले रहा है। तब शेर खान बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई भी जानवर पानी के अंदर इतनी देर तक जिंदा नहीं रह सकता, वो शायद नहीं है, कोई नहीं बचा। तभी हिरन बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैंने भी देखा, वो सांस ले रहा है शायद, देखो ना वो बच्चा सांस ले रहा है। तभी शेर खान बोलता है, अच्छा ऐसा है, चलो एक काम करो, इस बच्चे को लेके जल्दी से हॉस्पिटल चलो। तब सब लोग उस बच्चे को उठा के हॉस्पिटल जाते हैं। जैसे वो हॉस्पिटल जाते हैं तब डॉक्टर बोलता है, अरे तुम बहुत राइट टाइम पे से लेके आ गए, ये बच जाएगा। तब शेर खान बोलता है, और तुम लोगों की समझदारी से आज एक बच्चे की जान बच जाएगी शायद। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा ठीक हो जाता है। तब उस बच्चे की मासूमियत, उसकी प्यार भरी निगाहों को देख के शेर खान बोलता है, अरे ये कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसे अपने साथ रखूँगा, चल बच्चा आजा मेरे साथ। तब शेर खान उसके प्यार में मोहित होके उसको अपने साथ ले जाता है। जैसे वह अपने गुफा पे पहुँचता है, वहाँ पे उसकी बीवी होती है। वह बीवी के पास जाके बोलता है, अरे शेरनी देखो ना, ये बच्चा बेचारा बहुत ही दुखी था, कितना प्यारा है ये जंगल की नदी में बह के आया था, मैंने सोचा है क्यों ना हम इसे गोद ले लें। तब शेरनी जैसे ये बात सुनती है कि शेर खान उसको गोद लेने वाला है तो वो तो चिढ़ जाती है। वो बोलती है, ये क्या, पता नहीं किसकी औलाद है ये, किसका खून है ये, तुम इसको कहाँ से लेके आ गए, तुम क्या कर रहे हो, भगाओ इसे यहाँ से। तब शेर खान बोलता है, अरे तुम इतना बुरा क्यों बोल रही हो, हमारी कोई औलाद नहीं है ना अभी, ये रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। तब शेरनी बोलती है, हाँ हाँ, अब यही सुनने को रह गया था मुझे, हमारी कोई औलाद नहीं हुई तो अब तुम किसी औरों को बच्चों को अपना पिता बनते फिरोगे, नहीं नहीं। तब शेर खान कैसे भी करके अपनी रानी को चुप करा देता है और वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर भेज देता है। तब शेर खान उस बच्चे को बोलता है, अरे बच्चा कोई नहीं, तुम्हारी ये जो माँ है वो थोड़ा सा बुरा मान गई, कोई नहीं, तुम इसे चिंता मत करो, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे रहोगे। इस तरह से शेर खान उस बच्चे को बड़े प्यार से रखता है। उसका नाम रखता है वो सिम्बा। सिम्बा अपने पिता के साथ भी बहुत बड़े प्यार से रहता है। कुछ दिन बीत जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद सिम्बा को तो अपनी पुरानी यादें भूल जाता है। उसको इसी परिवार को अपना परिवार मान लेता है। वह शेर खान को अपना असली पिता मानता है और उस माँ को अपनी असली माँ मानता है। इस तरह से दिन बीतते जाते हैं। कुछ दिनों के बाद शेरनी को भी एक बच्चा पैदा होता है। वह बच्चा पैदा होने की जब ये खबर सिम्बा को लगती है, सिम्बा भी भागा भागा गुफा के पास आता है। गुफा के पास बोलता है, अरे पिताजी क्या हुआ, मेरा छोटा भाई आ गया, माँ मेरा छोटा भाई आ गया, मुझे तो बहुत अच्छा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैं इसके साथ बहुत खेलूँगा। तब शेर खान बोलता है, हाँ हाँ बेटा, ये तुम्हारा छोटा भाई है। तभी शेरनी बोलती है, अरे ये क्या, नहीं नहीं, ये तुम्हारा कोई भाई नहीं है और मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ और ये तुम्हारे कोई पिता नहीं है, तू हमारी औलाद ही नहीं है, पता नहीं किसका खून है। तब सिम्बा उस समय सब कुछ भूल चुका था कि वह इनका बच्चा नहीं था। तब सिम्बा बोलता है, अरे माँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ही मेरी माँ हो और यही मेरे पिताजी हैं। तब उस शेरनी बोलती है, नहीं नहीं, तू भूल चुका है, जब तू छोटा था तब तुझे पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आ गए थे, तू पता नहीं किसका गंदा खून है, चल जा यहाँ से, भाग जा।
तब शेर खान इस ये बात सुन के बड़ा ही दुखी होता है। बोलता अरे शेरनी ये तू क्या बोल रही है? नहीं नहीं बेटा तू मेरा ही खून है, तू चिंता मत कर। तब सिम्बा बोलता है अरे पिताजी जिस तरह से माँ ने आज बोला है मुझे लगता है माँ सच सही बोल रही है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। और फिर सिम्बा वहाँ से भागा भागा निकल जाता है। शेर खान भी उसके पीछे निकल जाता है, लेकिन सिम्बा इतना तेज भागता है कि शेर खान के हाथ ही नहीं आता। वो इतना भागता जाता है कि वो इस जंगल से दूसरे जंगल में चला जाता है। तभी जब वह जंगल में जाता है तब वहाँ पे एक गाय उसको देख लेती है। वह गाय जैसे उसको देखती है, गाय उसे पहचान जाती है। गाय बोलती है अरे ये तो हमारे वही कौर सा है, अरे कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? अरे इतने बड़े हो गए हैं, अरे रुकिए तो सही, हम कब से आपकी राह देख रहे थे। तब गाय उसको रोकती है। तब सिम्बा बोलता है क्या हुआ गाय, तुम मुझे क्यों पुकार रही हो? तब बोलती है अरे आप हमारे कुंवर सा हैं, आपके इंतजार में आपकी माँ ने कितने आंसू बहाए हैं, वह बहुत दुखी है, जल्दी चलिए आपकी माँ के पास। तब वह बोलता है मेरी माँ तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, उसने तो मुझे वैसे ही निकाल दिया, आप क्या बात कर रहे हो, वो छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। तब गाय बोलती है अरे नहीं नहीं, आपकी माँ कब से आपकी राह देख रही है, उसको लगा था कि आप डूब के मर गए, जब के गम में वो इतना पागल हो गई है कि पूछो मत, तो जल्दी चलो अपनी माँ के पास। तब गाय उसको किसी भी मना के वह ले जाती है। रास्ते में जैसे जैसे सिम्बा जाता है उसकी पुरानी यादें ताज़ा होती जाती है। उसको याद आने लगता है कि वह इसी जंगल में खेलता था जब छोटा था। तो वो बोलता है अरे ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले यहाँ खेल चुका हूँ। फिर जैसे वो गुफा पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो शेरनी होती है, वो बहुत ही बुरी हालत में होती है। और जैसे शेरनी को देखता है उससे सब कुछ याद आ जाता है। वो बोलता है अरे आप तो मेरी माँ हो, आप बचपन में आपके पास ही रहता था। तब शेरनी भी उसे इमिडिएटली पहचान जाती है। बोले बेटा मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, मैं तेरा कब से इंतजार करती हूँ। उसको कस के गले लगा लेती है। सिम्बा को उस समय सब कुछ आ जाता है। तब सिम्बा बोलता है अरे क्या बताऊँ मैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे अपने पिताजी के पास ही जाना है, वो बहुत दुखी होंगे, मैं जाता हूँ। वो मेरे असली पिता नहीं थे, फिर भी उन्होंने मेरे कितना ख्याल रखा, मुझे जाना पड़ेगा उनके पास। तब शेरनी बोलती अरे बेटा नहीं तू मत जा, बरसों पहले तो चला गया था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, प्लीज़ मत जा। कैसे भी करके माँ उसे वहीं पे रोक लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। ये सिम्बा और बड़ा हो जाता है, लेकिन बड़े होने के साथ साथ वो अपने पिता शेर खान का पूरा नॉलेज रख के रखता है। वह हमेशा दूसरे जंगल में जाता रहता है और अपने पिता की निगरानी करता रहता है, हमेशा ध्यान रखता है कि उसके पिता को कोई परेशानी ना हो। एक बार क्या होता है, जब वह दूसरे जंगल जाता है तो क्या देखता है कि गुफा के पास उसके पिता बीमार होकर पड़े होते हैं और उसकी वो पूरा दूसरी माँ और उसका जो बेटा है वो वहीं पे ही उसके पिता को ऐसे देख रहे होते हैं, उसकी कोई ख्याल खबर नहीं करते। तभी सिम्बा वहाँ पहुँचता है। जब उसके आने पे शेरनी बोलती है अरे देखो ये आ गया, अब तो हमारी जायदाद से हिसाब किताब लेने आ गया, तुझे पता चल गया कि अब ये शेर खान मरने वाला है तो तू जायदाद में हक जताने आ गया है, कितना दुष्ट है तू। तब सिम्बा बोलता है नहीं माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, माँ अब मेरे पिता बीमार है, आप मुझे बस मेरे पिता दे दो, मैं चला जाऊँगा अपने पिता को लेकर। तब शेरनी बोलती है ठीक है ले जा इसको यहाँ से, मेरे से भी बीमार आदमी है ये, मुझे से कोई लेना देना नहीं रखना। फिर सिम्बा शेर खान को उठा के अपने साथ अपने दूसरे जंगल ले जाता है। वहाँ पे जाके वह अपनी शेरनी माँ को सारी बात बताता है। तब शेरनी माँ बोलती है अरे शेर खान जी आप तो हमारे देवता साबित हुए, आपने मेरे बच्चे को बचाया और कितना पाल पोल से करके रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सिम्बा शेर खान का बहुत ख्याल रखता है, उसका बहुत देख रेख करता है। उसकी देख रेख और उसके प्यार से शेर खान एकदम ठीक हो जाता है। उसके एकदम ठीक होने के बाद जब शेर खान दूसरे जंगल में जाता है तब सारे जंगली जानवर अपने शेर खान को देख के बड़ा ही खुश होते हैं। वहाँ पे जाने के बाद शेर खान बोलता है इस जंगल का असली राजा का हकदार केवल एक ही है, वह है सिम्बा, जिसने अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभाई। तभी वहाँ पे शेरनी आती है तो वो बहुत नाराज होती है। वो बोलती है ये क्या, तुम दूसरे के खून को इस जंगल का राजा बनाओगे, तुम बहुत बुरे हो। तब शेर खान बोलता है बुरा मैं नहीं तुम हो, मुसीबत के सामने तुमने मुझे छोड़ दिया और सिम्बा था जिसने मेरा ध्यान रखा। तब शेरनी बोलती है हाँ वो तो है ही ऐसा, वह कब से हमारे जंगल पे आँख गड़ा के बैठा था। तभी सिम्बा वहाँ पे आ जाता है।
सिम्बा बोलता है, अरे पिताजी नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे बस आप चाहिए। ये पूरा राज सिंहासन आप माँ को और उनके बेटे को दे दीजिए। हम मुझे किसी तरह का परिवार में लफड़ा नहीं चाहिए, आप चलिए मेरे साथ। तब सिम्बा कैसे भी मना के अपने पिता को अपने साथ दूसरे जंगल ले जाता है और शेरनी उस जंगल की रानी बन जाती है। रानी बनने के बाद अपने बेटे के प्यार में वह उसे कुछ ही देर में राजा घोषित कर देता है। लेकिन ये बेटा तो बिगड़ैल होता है। वह जैसे ही राजा बनता है सबसे पहले वो शेरनी को ही उस जंगल से बाहर निकाल देता है, जैसे शेरनी ने अपने पति को निकाला था, और उस जंगल पर राजा बन बैठता है। इसी को बोलते हैं जैसे करना वैसी भरनी। जिस तरह शेरनी ने शेर राजा के साथ गलत किया, अब शेरनी का उस बेटे ने उसके साथ गलत किया। इसीलिए गलत ना करें और सही से रहें। अभी लकड़ी से भरे ट्रक नदी के अंदर से गुजर के जा रहे थे, बहुत सारे ट्रक। वहीं दूसरी तरफ एक गंजा टाइगर बोल रहा था अपने सिपाही को, इन ट्रकों को मैं पकड़ के रहूंगा, कोई इनको नहीं ले जा सकता। किसकी हिम्मत जो मेरे मर्जी के बिना इस जंगल से एक लकड़ी तक नहीं ले जा सकता। ये क्या है, कहाँ से कौन ले जा रहा है ये लकड़ियाँ। वहीं एक जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर लकड़ियों की कटाई कर रहे होते हैं। ये लकड़ियाँ कोई आम लकड़ियाँ नहीं होती है, ये होती है चंदन की लकड़ियाँ। वहीं पे फिर एक शेर बोलता है बाकी शेरों को, अरे सुनो सुनो, ये जो लकड़ियाँ हैं ये हमारे पुष्पा राजा की तरफ से है। ये पुष्पा राजा का काम है, हमें इसको ख़त्म करना है जितना जल्दी हो सके, जल्दी से ख़त्म करो, ये उसी का इतना बड़ा व्यापार है। पुष्पा कहाँ से इतना बड़ा राजा कैसे बन गया, कौन है ये पुष्पा राजा। बाकी जानवर उससे पूछते, तब वह बोलता है, अरे पुष्पा पहले हमारे जैसे ही एक आम सा कारीगर था, वह भी लकड़ी को काम काटने का काम करता था, लेकिन उसके अंदर अपने पे विश्वास और अपने पे हिम्मत बहुत बड़ी थी। एक बार जब वह लकड़ी काट रहा था तभी वहाँ पे एक लोमड़ी आती है। वो लोमड़ी आके बोलती हैं, अरे पुष्पा राजा जी, ये आप क्या कर रहे हो, आप डेली काम करते हो लेकिन आप थोड़ी बड़ी लकड़ियाँ उठा पाते हो, लेकिन अब टाइम आ गया है कुछ बड़ा करने का। हाँ, जिस तरह का आपका साहस है, आपका आत्मविश्वास है, आप बड़े काम के लिए बने हो। तब पुष्पा बोलता है, बड़ा हो छोटा काम हो मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन पुष्पा किसी के सामने झुकता नहीं है, झुकेगा नहीं किसी के सामने। ऐसा बोलता है पुष्पा के बाद वो लोमड़ी बोलती है, अरे सुनिए तो सही, पड़ोस के जो मेरे एक से बातचीत हुई है उसने बोला है जापान में बहुत बड़ा ऑर्डर है। तब मैंने जापान वालों से बात करी, तब उन्होंने 2000 टन का ऑर्डर दिया चांदी की लकड़ियों का। हाँ मगर लेकिन ये बहुत बड़ा ऑर्डर था, इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं केवल 100 टन ही दे पाऊँगा, क्योंकि अगर 2000 टन अगर हम अभी देंगे तो हमको वो टकला टाइगर पकड़ लेगा। वह घात लगा के बैठा है, वह जंगल से किसी भी तक लकड़ियों को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। तब पुष्पा शेर बोलता है, अरे तूने क्या समझा है, इतना छोटा सौदा मैं करता नहीं, अगर करता हूँ तो बहुत बड़ा करता हूँ। जाओ जापान वालों को बोल दो, उनको 2000 टन मिल जाएगा। जाओ, पुष्पराज किसी के सामने झुकेगा नहीं। उसके बाद पुष्पा के काम के लिए बहुत सारे जानवर लाइन पे लग जाते हैं, लकड़ियों की लकड़ियाँ काटने लग जाते हैं, चंदन की लकड़ियाँ, वो भी लाल कलर के चंदन की लकड़ियाँ। वहीं पे ही दूसरी तरफ जो टकला टाइगर होता है वह इसी चीज़ की फिराक में लगा होता है। वह अपने सिपाहियों को बोलता है, अरे मैंने सुना है बहुत बड़े चंदन की तस्करी का आया है कुछ, उसको हमको रोकना होगा और हम उसको रोक के रहेंगे। ये बात जब लोमड़ी को पता चलती है तो वह भागी भागी पुष्पा के पास जाती है। वो पुष्पा को बोलती है, अरे पुष्पा राजा देखो ना, वह घात लगा के बैठा है, उसने बोला है कि वह एक लकड़ी जंगल से जाने नहीं देगा, अब हम क्या करें। तब पुष्पा बोलता है, ऐसी बात है चलो मेरे साथ, मैं ज़्यादा हूँ उसके पास, उसकी इतनी हिम्मत जब मेरा माल रख के दिखाएगा, चलो। तब पुष्पा उस टकले टाइगर के पास पहुंचता है। उस टकले टाइगर को बोलता है, अरे ओ टाइगर सुन, आज से 5 दिन के बाद इस जंगल से मैं 2000 टन चंदन की लकड़ियाँ ले के जाऊंगा और उसको जापान में जाके बेचूंगा।
तेरे में अगर हिम्मत है, दम है, तू रॉक के दिखाना। तब टकला टाइगर बोलता है, अरे तो ऐसी बात है, तू मुझे चैलेंज कर रहा है? मैं तेरी सारी लकड़ियाँ इस जंगल से मेरी मर्जी के बगैर नहीं जा पाएगी। तब पुष्पा बोलता है, तू सारी लकड़ियाँ छोड़, अगर तूने एक लकड़ी भी अगर रोक ली इस जंगल से ले जाने से तो याद रखना मैं तेरी गुलामी करूँगा और कभी भी चंदन को इस तरह का व्यापार करना बंद कर दूंगा। ये पुष्पा की जुबानी है तेरे को। पुष्पा की जुबानी मतलब एक बार बोला गया बात जो कभी नहीं बदल सकता। ऐसा बोल के पुष्पा वहां से चला जाता है। उसके बाद पुष्पा का सारा माल को ले जाने की तैयारियां चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ टकला टाइगर जंगल के हर किनारे और हर रास्ते पे रोक लगा देता है। वह अपने सिपाहियों को बोलता है, जंगल का एक भी रास्ता नहीं छूटना चाहिए, एक भी पुलिया नहीं छूटनी चाहिए। इस बार तो उसका मैं माल जाने नहीं दूंगा जंगल पे। इस तरह से टकला टाइगर बात कर रहा होता है पुलिया पे। तभी वह क्या देखता है कि नदी के अंदर पत्थर नजर आ रहे होते हैं। तभी बोलता है, अरे ये क्या, नदी में इस तरह से पत्थर कैसे नजर आ रहे, पानी इतना कम कैसे हो गया? तभी उसका एक सिपाही बोलता है, अरे टकला टाइगर जी, वो क्या है ना, अभी बारिश आने में 3 महीने बचे हैं। जब बारिश होगी तभी तो नदी पूरा फुल होकर बहेगी। अभी नदी का पानी कम है क्योंकि बारिश कम है। तब टकला टाइगर का दिमाग चलता है। वो बोलता, अरे बेवकूफ़, यहाँ हम सारे रास्ते ब्लॉक करके बैठे हैं, वहाँ पे वह सारा माल नदी से भी तो ले जा सकता है। ज़रूर वह नदी से ले जा रहा है माल। चलो सब लोग चलो, नदी पे चलो। वहीं पे पुष्पा अपने सारे ट्रकों को नदियों से ले जा रहा होता है, अपने साथियों को बोल के उसके साथी नदी से ले जा रहे होते हैं। तभी जंगल के वहाँ पे पुष्पा को एक उसका साथी बोलता है, अरे पुष्पा, अपना माल नदी में सेफ सलामत तो जा रहा है, लेकिन ये खबर उस टकला टाइगर को पता चल गई है। वह पूरे लकड़ियों के उस पूर को रोक लेगा। वह ट्रकों के मेन रास्ते पे आ गया है, नदी के अंदर उसने अपना डेरा डाल लिया है। तभी वहाँ पे नदी पे ट्रक आ रहे होते और सामने वो टकला टाइगर अपनी सेना के साथ खड़ा हो जाता है। तभी पुष्पा अपना संदेश भेजता है वहाँ पे। वह बोलता है, सब लोग ट्रकों को और लकड़ियों को छोड़ के उतर जाओ। ये सब लकड़ियाँ और ट्रक मुझे मेरे वर्कर की जान से प्यारे नहीं हैं। मेरे वर्कर मेरे लिए ज़्यादा जान से प्यारे हैं। सब लोग छोड़ के निकल जाओ वहाँ से, सब के सब। तब सारे उसके ट्रक ड्राइवर ट्रकों को चलता हुआ छोड़ के वहाँ से पानी में कूद जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और वह ट्रक सीधा उस टकला टाइगर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी टकला टाइगर अपनी बंदूकों की गोलियों से चला के उन ट्रकों को नीचे गिरा देता है और सारा माल अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद वो सारे माल को अपनी गुफा के पास लेके आता है और पुष्पा को बुलाता है। पुष्पा जब उसके पास आता है तो वो बोलता है, अरे पुष्पा, क्या बोला था तूने, एक लकड़ी नहीं रोक पाऊंगा मैं। देख, तेरा पूरा का पूरा जत्था मैंने रोक लिया है। तेरा पूरा का पूरा सामान अब मेरे अंडर है। अब तुझे मेरा गुलाम ही नहीं, इस जंगल में तेरी जो मैं हालत करूँगा वह कोई नहीं देख पाएगा। तब पुष्पा बोलता है, अरे वाह, ये काम तो आपने बहुत ज़बरदस्त किया, खूब सारी लकड़ियाँ पकड़ ली। लेकिन चेक तो करो, क्या वह लकड़ियाँ चंदन की है? तभी वहाँ पे भालू, जो टाइगर का साथी होता है, वो बोलता है, अरे ये तो नकली लकड़ियाँ हैं, ये तो कलर की हुई लकड़ियाँ हैं। अरे गंजा टाइगर जी, ये तो लकड़ियाँ चंदन की है ही नहीं। तब पुष्पा बोलता है, अरे बेवकूफ़, तूने क्या सोचा था? तू जब इनके पकड़ने में भी जीता तब मैंने वहीं पे समुद्र के रास्ते से सारी की सारी लकड़ियों को जापान भेज दिया है। तू हार गया और मैं जीत गया। वहीं पे टकला टाइगर अपने इस दुख में वहीं पे ही जंगल छोड़ के चला जाता है और पुष्पा का राज पूरे जंगल पे एक छत्र हो जाता है। उसको इस डील से बहुत सारा सोना और बहुत सारा पैसा मिलता है। इसलिए बोलते हैं, पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकता। पुष्पा अब नेशनल नहीं, इंटरनेशनल हो गया, झुकेगा नहीं किसी के सामने। बेटे ने लिया अपनी माँ का बदला। एक जंगल में कोहराम मचा होता है। एक बहुत ही विशालकाय शेर उस जंगल में आ धमकता है। वह चिल्लाता हुआ जाता है, नहीं छोड़ूंगा, अब मैं अपना बदला लेके रहूँगा। बहुत हो गया, बहुत दिनों से मुझे अपना बदला लेना था, अब मैं अपना बदला लेके ही रहूँगा। उसके आने से पूरा जंगल दहल जाता है।
वहीं पे एक गाय और हिरण आपस में बात कर रहे होते हैं। वह बोलते हैं, अरे हमारा जंगल इतना दहल क्यों रहा है, ये किसकी गर्जना है, कोई ना कोई भयानक विपत्ति आने वाली है, कौन है ये, कौन है ये। तभी जो हिरण होता है वो बोलता है, अरे इतनी भयंकर गर्जना है, तुम अपनी जान बचा के अपन तो छुप जाते हैं। तब गाय बोलती है, अरे नहीं नहीं, छुपने की ज़रूरत नहीं है, हम देखें तो सही ये परेशानी कहाँ से आ रही है, कौन है ये। वहीं पे वह जो बड़ा विशाल काय शेर होता है तभी वहाँ पे आ जाता है। उसको देख के तो गाय और हिरण चौंक जाते हैं, बोलते, अरे ये क्या, ये जिंदा है, ये कैसे आ गया इधर, और ये इतना विशाल काय कैसे बन गया। उसको देख के तो वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं। तभी वहाँ पे एक शेर आ जाता है, दूसरा शेर। वह शेर आके देखता है तो वह उसको बोलता है, अरे तुम जिंदा हो, और तुम इतने विशाल काय कैसे बन गए, और तुम कहाँ से आ गए, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, तुम जिंदा तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तब वह जो शेर होता है विशाल काय, उसका नाम होता है सिम्बा। सिम्बा बोलता है, हाँ मुझे मालूम है तुम बहुत ही परेशान हो, सोचने पे विवश हो कि मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं जिंदा कैसे हुआ। तुम कितने दुष्ट थे, तुमने मेरी माँ को मारा और मुझे भी आदम बना करके छोड़ दिया था, तुम कितने बुरे हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये बात देख के वह जो शेर होता है वो डर जाता है, वह भाग के अपनी गुफा में चला जाता है। उन दोनों की ये बात वहाँ पे गाय और वह हिरण सुन लेती है। वह सुनती है तो वो बोलती है, अरे देखो इस शेर ने तो सिम्बा के बारे में कितना झूठ बोला था। उसने बोला था कि इसने अपनी माँ को मार दिया और सारा खजाना लेके चला गया, और उसकी वजह से हमारा सारा जंगल इससे इतनी नफरत करता है। तभी तो हमने हमारा शेर राजा को उसको मारने के लिए बोला था, उन्होंने बोला था कि इसको मार दिया, लेकिन ये तो जिंदा है। लेकिन यहाँ तो कहानी ही दूसरी है। एक्चुअली सिम्बा तो बेचारा सीधा साधा था, ये हमारा शेर ने ही सारी गड़बड़ करी है, मुझे जाके जंगल में सब कुछ बताना चाहिए। तब वह गाय और वह हिरण जंगल के बीच में जाके सभी जानवरों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको सारी सच्चाई बताते हैं। वो बोलते हैं, अरे जो हमारे सिम्बा था वह तो अच्छा था, उसने अपनी माँ को नहीं मारा, ये मारा तो उसके दूसरे बेटे ने था जो अभी जंगल में राज कर रहा है। वह सोना भी लेके नहीं भागा था, उसने उसको मार दिया था, लेकिन वह बच गया। तभी वहाँ पे सिम्बा भी आ जाता है। सिम्बा बोलता है, हाँ मेरी पूरी दुख भरी कहानी मैं पूरे विस्तार से बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ। मैं और वह मेरा भाई, हम दोनों माँ के बड़े लाडले थे, लेकिन वह मेरा भाई बड़ा था और समझदार भी हो गया था। मैं छोटा था, इसलिए मेरी माँ मुझ पे पूरा ध्यान देती थी। कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी कुछ भी करना हो तो मेरी माँ मुझे वहाँ जाने से रोकती टोकती थी, लेकिन उसे मना नहीं करती थी। इस चीज़ से वह बड़ा परेशान था। वो बोलता था, माँ तुम अपने इस सिम्बा का ही ख्याल रखते हो, तुम मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं हो। तब माँ बोलती है उसे कि अरे बेटा, तुम तो समझदार हो गए हो, तुम बड़े भी हो गए हो, अभी ये ना समझ है सिम्बा, इसलिए इसका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे मालूम है तुम अपना ख्याल रख सकते हो। लेकिन ये जो सिम्बा का दूसरा भाई था, वह पड़ोस के बाघ के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो जा रही थी। तब एक दिन वह बाघ उसे बोलता है, अरे ओए, तेरा माँ तो उस सिम्बा से बहुत प्यार करती है, एक ना एक दिन तेरी माँ उसको इस जंगल का राजा बना देगी। उसके बाद तुझे तेरे भाई सिम्बा के नीचे एक मजदूर की तरह रहना पड़ेगा, उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, याद रखना मैं तुझे बोल रहा हूँ ये चीज़। तब वो बोलता है, अरे ऐसा है तो मैं क्या करूँ। फिर टाइगर उसे बोलता है, अरे मैं बताता हूँ तुझे, मेरा प्लान है, सुन। तो बाघ उसे अपना पूरा प्लान बता देता है। एक दिन जब सिम्बा और उसकी माँ एक जगह खेल रही होती है, तभी पीछे से आके उसका जो बड़ा भाई होता है उसकी माँ पे अटैक कर देता है, और उसकी माँ पे अटैक करने पे वो वहीं पे ही मर जाती है। उसके बाद वो अपने भाई सिम्बा पे भी अटैक करके उसे पूरा घायल कर देता है। उसके बाद वो बाघ वहाँ पे आ जाता है और बोलता है, अरे वाह, तुमने ये बिल्कुल सही किया, अब इन दोनों के मरने के बाद तुम इस जंगल के राजा बन जाओगे, चलो जंगल पर राज करो। उसके बाद वह शेर जंगल पे राज करना शुरू कर देता है। वहीं पे ही एक बूढ़ा शेर आता है, वह देखता है कि सिम्बा में अभी भी जान बची हुई है, तब वो सिम्बा को अपने साथ ले जाता है। उसको अपने साथ ले जाने के बाद वह उससे सारी बात जानता है। तो वह बूढ़ा बाघ बोलता है, अरे बेटा,
अब मेरा आखिरी समय आ चुका है, लेके पास मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, ये जादुई शक्तियाँ तुम रखो और मैं अब स्वर्ग में जाता हूँ। और उसके बाद वह बूढ़ा शेर मर जाता है, अपनी शक्तियाँ सिम्बा को दे देता है। उस सिम्बा शक्ति लेने के बाद एक विशालकाय और ताकतवर शेर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर सिम्बा आज के दिन आके सभी जानवरों के सामने सारी बात बताता है। सारे जानवर बोलते हैं, अरे सिम्बा, अब तो तुम्हें उस बाघ और उससे सामना करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे गाय बोलती है, अरे सिम्बा, ये इतना इजी नहीं है, वह बाघ बहुत शक्तिशाली है, उसकी बहुत बड़ी सेना है, बहुत ताकतवर है। तभी वहाँ पे वह बाघ और सिम्बा का भाई वहाँ पे आ जाते हैं। वह अपनी बड़ी सारी सेना लेके आते हैं टाइगरों की। उसके बाद वो सब बोलते हैं, अरे ओ शेर सिम्बा, तू बहुत बड़ा विशालकाय हो गया तो क्या हुआ, हम सब मिलकर तेरे को ख़त्म कर देंगे, अभी तुझे मारते हैं। लेकिन सिम्बा विशालकाय होने की वजह से उसके पास और जादुई शक्तियाँ भी होती है। वह अपनी जादुई शक्तियों का यूज करके उसकी सेना को वहीं पे जला के खाक कर देता है। सारी सेना उसमें मर जाती है और उसके बाद उस टाइगर को भी वो अपने पंजे के तले नीचे कुचल देता है, वो भी मर जाता है। उसके मरने के बाद तो जो उसका भाई होता है, सिम्बा का भाई, वो डर जाता है। वो बोलता है, अरे भाई, मैं तेरा भाई हूँ, जो छोड़ दे मुझे इस टाइगर ने बहकाया था। मैंने अपनी माँ के साथ बुरा किया, तेरे साथ भी बुरा किया, मुझे माफ़ कर दे। तभी सिम्बा बोलता है, अरे तू कितना दुष्ट भाई है मेरा, किसी दूसरे के बहकावे में आके कोई अपने माँ पे इस तरह का अत्याचार करता है और अपने भाई पे इस तरह का अत्याचार करता है। तूने ते माँ बेटे के रिश्ते प्लस एक भाई भाई के रिश्ते पे भी कलंक है, तुझे तो अभी समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद वह सिम्बा अपने उस भाई को भी आग से जला देता है, उसको वहीं पे मार देता है। उसके मारने के बाद सिम्बा अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाता है। सारे जंगली जानवर उन टाइगर और उस शेर के मरने के बाद खुशी मनाते हैं और सिम्बा को जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत।